जीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 22/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट ग्रुप डी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये रहा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने की थी? हमारा ऑप्शन है एंटोनी लॉरेट लेबोजियर, आइजक न्यूटन, हेनरी कैवेंडिश, जॉन डाल्टन। तो आपको बताना है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का खोज किसने किया था। तो हेनरी कैवेंडिश ने जी का खोज किया था और इसका मान था, बड़की जी का मान होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का 6.67 × 10⁻11 और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, प्रति केजी इनवर्स स्क्वायर होता है। इस तरह हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, हेनरी कैवेंडिश ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की खोज की थी और इसका मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी इनवर्स स्क्वायर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 12 केजी द्रव्यमान की कोई वस्तु एक नियत ऊंचाई पर स्थित है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है। वस्तु की भूतल से ऊंचाई कितनी होगी? जी का मान यहाँ पर 10 दिया हुआ है। तो स्थितिज ऊर्जा पूछा है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। तो पी बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा दिया हुआ है 600 और हमारा m दिया हुआ है 12 और g दिया हुआ है 10 और हमको h निकालना है। तो 12 में 120 हो जाएगा। यहाँ से कटा ले रहे हैं, 0 से 0 कटा, 12 × 5 = 60। तो h बराबर निकल के आ गया हमारा 5। तो हमारा 5 आंसर होगा, यानी कि 5 मीटर ऊंचाई पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। उत्पाद शुल्क किस सरकारी विभाग से संबंधित है? हमारा ऑप्शन है राजस्व, कृषि, रक्षा, स्वास्थ्य। उत्पाद शुल्क जो है वो राजस्व विभाग से संबंधित है। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, एक अप्रत्यक्ष कर है जो राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। और इसे पारित कब किया गया था, वस्तु पर लगाया कब गया था? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1985 के तहत, 1985 के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम था, इसी के तहत वस्तु पर लगाया गया था। तो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है और जो उत्पाद शुल्क है यह राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लू गर्मी के मौसम के दौरान किस में उत्पन्न होकर आसन क्षेत्रों में उड़ती है? हमारा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर राजस्थान होगा। लू गर्मी के मौसम के दौरान राजस्थान में प्रवेश होकर, राजस्थान में उत्पन्न होकर आसन क्षेत्र की ओर उड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अराइजाइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारा ऑप्शन है इनमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होती है। ऑप्शन नंबर बी है यह विभिन्न ऊतकों से बनी बहुकोशिकीय संरचना होती है। ऑप्शन नंबर सी है पौधों की सहायता से यह अध स्तर से जुड़ जाते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें सामान्य तौर पर एक केंद्रीय बिंब और 5 भुजाएं होती है। तो आपको अराइजाइड के बारे में सत्य कथन बताना है। तो इसके बारे में जो सत्य कथन है वो है कि यह क्या करता है, अराइजाइड पौधों की सहायता से अध स्तर से जुड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो राइजाइड होता है वह पौधों की सहायता से यह अंततः स्तर से जुड़ जाता है।
ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सोडियम को किस में संग्रहित किया जाता है, यानी किस में रखा जाता है? हमारा ऑप्शन है मिट्टी के तेल, ठंडा पानी, गर्म पानी या पानी। तो सोडियम को रखा जाता है मिट्टी के तेल में, क्योंकि यह ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलने लगता है, और पानी में रखेंगे तो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो इस तरह हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मिट्टी का तेल। किस यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई कौन है? ऑप्शन है हमारा अणु, न्यूट्रॉन, परमाणु, नाभिक। इस क्वेश्चन का आंसर अणु होगा, जो कि क्योंकि अणु जो है वो सबसे संभवतः छोटी इकाई है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? और हमारा ऑप्शन है वस्तु की आरंभिक एवं अंतिम अवस्था के ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर। और ऑप्शन नंबर बी है वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं में परिवर्तन के अंतर पर। वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं में परिवर्तन के अंतर पर। और ऑप्शन नंबर डी है वस्तु की क्षैतिज अवस्था में अंतर पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, हमसे पूछा गया है गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं के ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 43 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। आपको बताना है इसमें सांद्रता जो है वो कितनी है। तो 320 ग्राम पानी है और इसमें नमक की मात्रा 43 ग्राम है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 363। और हमसे पूछा गया है इसमें नमक की मात्रा कितनी है, कितना परसेंट, तो ऊपर 43 रख देंगे इंटू 100। तो वहाँ निकल के आएगा 4300 बटे में 363। 363 से हम 430 में भागा देंगे, एक मत में कटेगा, फिर करीब करीब एक मत में कट जाएगा। 11 हमारा तो आ गया। 11 पॉइंट कुछ परसेंट होगा। तो हमारा आंसर परसेंटेज में होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है 11.85 ग्राम दिया हुआ है, जो कि नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है 11.85%, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि हमें परसेंट में आंसर लाना है। तो 11 हमारा आ गया। तो 11 इसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इस तरह हमारा राइट आंसर होगा। इसको पूरा सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 11.85। तो इस तरह हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। मुगल सम्राट जहांगीर किसका पुत्र था? हमारा ऑप्शन है बाबर, अकबर, शाहजहां, हुमायूं। तो मुगल सम्राट जहांगीर अकबर का पुत्र था और जहांगीर का पुत्र शाहजहां था। तो हमसे पूछा गया है जहांगीर किसका पुत्र था? तो जहांगीर अकबर का पुत्र था। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं। हमारा क्वेश्चन है, जब पौधे के भाग की वृद्धि या गति प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। हमारा ऑप्शन है ऋणात्मक अनुवर्तन, धनात्मक अनुवर्तन, ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन, धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जब पौधे के भाग की वृद्धि प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
इस तरह हमारा आंसर सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम शरण द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी है? हमारा ऑप्शन है द विलेज बाय द सी, लेडीज कोप, द बाइडिंग वाइन, हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। तो भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम शरण की लिखित पुस्तक है हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो श्याम शरण है वह भारतीय मूल की अमेरिकी लेखक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को उल्लेख किया गया है? हमारा ऑप्शन है 15, 10, 3, 11। तो भारत के संविधान में कुल मौलिक कर्तव्य 11 है और यह मूल संविधान में नहीं था। यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में ऐड किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, तो मूल संविधान में नहीं किया गया था। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा 11। आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-3 वाले तत्व कहाँ पाएंगे? चौथे आवर्त में, दूसरे आवर्त में, तीसरे आवर्त में, पहले आवर्त में। तो 2-8-3 वाले तत्व आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं, दूसरे आवर्त में 8, तीसरे आवर्त में 8, चौथे आवर्त में 18, पांचवें आवर्त में 18, छठे आवर्त में 32 और सातवें आवर्त में शेष तत्व जो कि 25 है वो आते हैं। तो पहले आवर्त में 2 हो गया, दूसरे आवर्त में 8, 8 2 10 हो गया, तो तीसरे आवर्त में 13 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर होगा 13। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तत्व की विशेषताओं से संबंधित आवर्ती विशेषता नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन इस खाली जगह में नहीं आएगा। हमारा ऑप्शन है न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात, इलेक्ट्रॉन बंध, इलेक्ट्रॉन धनात्मकता, परमाणु आकार। इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अनुपात तत्व की विशेषताओं से संबंधित आवर्ती विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसकी विशेषता कौन कौन सी है? तो इलेक्ट्रॉन बंध तत्व की विशेषताओं से संबंधित है, इलेक्ट्रॉन धनात्मकता ये भी तत्व की विशेषताओं से संबंधित है, और परमाणु आकार ये भी इससे संबंधित है तत्व की विशेषताओं से। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसमें इस क्वेश्चन का आंसर है न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अनुपात तत्व की विशेषताओं से संबंधित आवर्ती विशेषता नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। तो समय और वेग का ग्राफ ये हो गया वेग और ये हो गया टाइम। तो समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है वेग समय ग्राफ। तो ये वेग हो गया और ये टाइम हो गया समय। तो इससे पता चलता है कि वेग समय ग्राफ के अनुपात से किसी पिंड का त्वरण ज्ञात किया जा सकता है। कितनी समय में कितना त्वरण हुआ इससे हम पता कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है त्वरण बराबर v बटा में टाइम dt dv। इस समय वेग समय ग्राफ का फॉर्मूला है a बराबर dv बटा में dt। तो इससे हम किसी वेग समय ग्राफ के अनुपात में किसी भी पिंड का त्वरण ज्ञात करा जा सकता है। तो इस तरह हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु कहलाएगी। हमारा ऑप्शन है अमलगम, कांसा, सोल्डर, पीतल।
यानी कि पारा का अयस्क बताना है, तो पारा का अयस्क अमलगम होता है। तो किसी मिश्र धातु के एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु कहलाएगी अमलगम, यानी कि मरकरी को अमलगम भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले 100 रुपए के नोट पर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? यह नोट का रंग भूरा है, रानी की वाव की आकृति है, मूल्य वर्ग संख्या 100 देवनागरी में नहीं लिखी गई है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं है। इसमें इसका रंग भूरा नहीं है, इसके पीछे रानी का वाव की आकृति बिल्कुल सही है, मूल्य वर्ग संख्या 100 देवनागरी लिपि में नहीं लिखी गई जो कि गलत है, देवनागरी लिपि में लिखी गई है, और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं है जो कि ये भी गलत है, क्योंकि आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर के बिना कोई भी नोट मार्केट में नहीं आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि 100 रुपए के जो नोट है उसकी विशेषता है कि रानी के वाव की उस पर आकृति है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिखा टंडन किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? हमारा ऑप्शन है गोल्फ, टेनिस, शतरंज, तैराकी। जो शिखा टंडन है एक तैराकी से संबंधित है, तैराकी की प्रसिद्ध खिलाड़ी है। शिखा टंडन भारतीय महिला तैराक है और इन्होंने 146 राष्ट्रीय स्तर पर 146 बार राष्ट्रीय पदक जीत कर आई है और 36 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीत कर लाई है और 146 जो है वो राष्ट्रीय लेवल की है और इसमें 5 स्वर्ण पदक हैं। जो 36 अंतर्राष्ट्रीय है इसमें से 5 स्वर्ण पदक जीत कर लाई थी और यह 2005 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो एक तैराकी खिलाड़ी है शिखा टंडन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, तैराकी। कोयले और पेट्रोलियम के दहन से किसके ऑक्साइड का निर्माण होता है? हमारा ऑप्शन है एस और पी, N2 और पी, एस और Ca, N2 और एस। तो कोयले और पेट्रोलियम के दहन से जो प्राप्त होता है वो है N2 और एस। N2 और एस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि कोयले और पेट्रोलियम के दहन से नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड का निर्माण होता है जिससे अम्लीय वर्षा कराई जाती है और फसलों के लिए हानिकारक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम के चार्ज को प्रभावित करने पर कितना काम किया जाता है? तो काम बराबर यानी कि W बराबर होता है V इंटू क्यू। क्यू आवेश है और V वोल्ट है और आकार पूछा है तो V इंटू आवेश। 11 इंटू 4 हो जाएगा हमारा 44 जूल। इस तरह हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या r है कि फोकस दूरी कितनी होगी? हमारा ऑप्शन है r/2, 2r, 3r, r। तो इसका एक परिभाषा है कि एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है तो उसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यह परिभाषा है, यह परिभाषा पर ही इसमें आंसर है। तो हमारा एक गोलाकार दर्पण की जिसकी वक्रता त्रिज्या r है तो उसकी फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या से आधी होगी। तो आधा हमारा ऑप्शन नंबर ए है, r/2। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? हमारा ऑप्शन है 280, 440, 44, 220। तो C+O2। तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 6 और इसका होता है 8 ऑक्सीजन का। तो आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? C का कार्बन का 12 हो जाएगा और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16। ऑक्सीजन कितना है? 2 है
तो 16 दूनी 32 और 12 आ जाएगा हमारा 44। और 10 मूलों की संख्या पूछा है, 10 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा हमारा 440। तो CO2 के 10 मूल का द्रव्यमान 440 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शक्ति की एसआई इकाई क्या है? हमारा ऑप्शन है कूलम, वाट, जूल, एम्पियर। तो शक्ति की एसआई इकाई वाट होता है, विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत आवेश का कूलम और कार्य का मात्रक जूल होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से डैश होता है, यानी मतलब कितना होता है बताना है कि बराबर होता है, कम होता है, इनके बीच में कोई संबंध नहीं होता है या अधिक होता है। तो लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए लोहे की कील पानी में डूब जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि अधिक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडप का भाग नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन अंडप का भाग नहीं है। हमारा ऑप्शन है वतिकाग्र, अंडाशय, पुंकेसर, स्टाइल। तो अंडप का भाग कौन नहीं है? वतिकाग्र अंडप का भाग है, अंडाशय ये अंडप का ही भाग है, पुंकेसर ये अंडप का भाग नहीं है। यह एक जो है भाग है, यह पुंकेसर जो होता है यह फूल के नर भाग होता है, यानी कि यह नर का भाग है और अंडप मादा प्रजनन है, अंडाशय यानी कि अंडप। तो वतिकाग्र और अंडाशय और स्टाइल जो है वो अंडप का भाग है और पुंकेसर जो है यह फूल का नर भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि अंडप का भाग नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 10 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? जी का मान 9.8 मानना है। तो हमसे पूछा गया है निहित ऊर्जा यानी कि कार्य W बराबर और फॉर्मूला mgh लगेगा। तो m का मान दिया हुआ है 10 और g का मान 9.8 और हमारा दिया हुआ है ऊंचाई 7। तो यहाँ से 0 से पॉइंट कट जाएगा, तो 8 7 56, यूनिट डिजिट 6। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलो हल कर ले रहे हैं। 8 7 56, 6 9 7 63, 63 और 5, 63 5 68 होता है। तो 686 जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। मानव में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? हमारा ऑप्शन है केवल X गुणसूत्र, केवल Y गुणसूत्र, X और Y दोनों गुणसूत्र, या तो Y या तो X गुणसूत्र। यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं यहां पर, और आप लोग आंसर भी देंगे तो ऑप्शन नंबर सी देंगे, जो कि गलत होगा। हमसे पूछा गया है नर युग्मक जब मादा और पुरुष यानी कि मादा और नर, जब मादा का अंडा और नर का शुक्राणु जब युग्मक करते हैं तब कौन सा गुणसूत्र जाता है नर का? तो उसमें हमारा आंसर होगा या तो X जाएगा या तो Y जाएगा। अगर मादा के साथ X गुणसूत्र पुरुष वाला X गुणसूत्र जाएगा तो लड़की पैदा होगी, और Y गुणसूत्र जाएगा तो लड़का पैदा होगा। तो कोई एक ही जाएगा, दोनों नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, या तो X या तो Y। नर युग्मक पूछा है, नर युग्मक जब गुणसूत्र जाता है तो उसका वाहक होता है या तो X या तो Y, या तो X जाएगा या तो Y, कोई एक ही जाएगा, दोनों नहीं जाएगा। रेयर केस में कभी कभी चला जाता है कि किसी घर में जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उसमें एक लड़का एक लड़की होती है, वो रेयर केस में होता है। लेकिन नॉर्मल जो होता है या तो X होता है या तो Y होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 21 जनवरी 1972 को किस राज्य का गठन किया गया था? हमारा ऑप्शन है तेलंगाना, उड़ीसा, मेघालय, गोवा। 21 जनवरी 1972 को पूछा गया है, तो तेलंगाना है
यह 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था। और हमारा अगला ऑप्शन है उड़ीसा। तो उड़ीसा 26 जनवरी 1950 को हुआ था। उड़ीसा जो है यह 26 जनवरी 1950 को उड़ीसा का गठन हुआ था। और जो मेघालय है 21 जनवरी 1972 को हुआ था। और गोवा 30 मई 1987 को हुआ था। जो गोवा है 30 मई 1987 को गोवा का गठन हुआ था। और 2 जून 2014 तेलंगाना का गठन हुआ था। और 26 जनवरी 1950 उड़ीसा का गठन हुआ था। और हमसे पूछा गया है कि 21 जनवरी 1972 को तो ये गठन हुआ था मेघालय का। तो इस तरह हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मेघालय। मेघालय का गठन 21 जनवरी 1972 को किया गया था। और तेलंगाना 2 जून 2014, उड़ीसा 26 जनवरी 1950 और गोवा 30 मई 1987। तो इस तरह हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व का आयन सबसे बड़ा होता है? हमारा दिया मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। तो जिन तत्वों के आयनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, जिन तत्वों के आयनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान तथा प्रोटॉन की संख्या अधिक होती है उसकी आयनिक त्रिज्या छोटी होती है। तो मैग्नीशियम जो दिया हुआ है, मैग्नीशियम का 12 होता है। तो इसमें 10 जो होगा वो होगा प्रोटॉन, 10 जो होगा इलेक्ट्रॉन होगा और 12 प्रोटॉन होगा मैग्नीशियम का। इसमें +2 आ जाएगा। और अगला दिया है सोडियम। तो सोडियम में हो जाएगा, इसका होता है परमाणु क्रमांक 11, तो इसका 10 इलेक्ट्रॉन और 11 हमारा हो जाएगा इसके प्रोटॉन की संख्या। तो इसमें है Na+1। और एल्युमिनियम का होता है 13, तो इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इसका प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा 13, तो इसमें हो जाएगा +3। और सिलिकॉन का होता है 14 हो जाएगा, तो इसमें +4 हो जाएगा। तो ऐसा हम देख सकते हैं कि इसका जो है संख्या अधिक है, प्रोटॉन की संख्या किसमें अधिक है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है, इसमें प्रोटॉन की संख्या अधिकतम होती है, इसलिए इसकी त्रिज्या छोटी होगी। और जिसमें सबसे कम होगी वो त्रिज्या सबसे अधिक होगी। तो जो सोडियम है उसका +1 आ रहा है। तो इस तरह हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हमारा अंतिम क्वेश्चन है ये, भारत में मध्य शताब्दी जो मध्यकाल है वो किस शताब्दी से शुरू होता है और किस शताब्दी में समाप्त होता है? हमारा ऑप्शन है 9वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच, 8वीं शताब्दी के 18वीं शताब्दी के मध्य, 6ठी शताब्दी से 18वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी। तो आपको बताना है कि भारत का में जो मध्यकाल है वह किस ईस्वी से शुरू होकर किस ईस्वी में अंत होता है। तो मध्यकाल शुरू होता है 712 ईस्वी से, 712 ईस्वी से लेकर 1707 तक, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम से लेकर औरंगजेब तक। तो 712 के बाद 8वीं शताब्दी हो जाता है 700 के बाद, और 1700 के बाद हो जाता है 18वीं शताब्दी। तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आज का क्वेश्चन हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और घंटी का जो ऑल का घंटी होता है उसे दबाना ना भूलें। और हमारा वीडियो लाइक ज़रूर करें, लाइक करने से आपके प्लेलिस्ट में हमारा वीडियो सेव हो जाएगा। आप लाइक कीजिएगा तो, और वो वीडियो जब चाहें तब देख सकते हैं, उसे ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह हमारा आंसर आज का क्वेश्चन खत्म हुआ। कल हम फिर ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।